कहानी है यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर शुयांग की, जो कि गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरे 10,000 साल तक केव में बैठकर कल्टीवेट करता है। बदकिस्मती से उसका लेवल अप तो नहीं हुआ, मगर वो मिस्टीरियसली इस दुनिया का सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर बन जाता है, जो कि किसी भी गॉडली कल्टीवेटर को सिर्फ 2 ही चार्टों में निपटा दे। शुयांग खुद भी नहीं समझ पाता कि आखिर उसकी इस इन्फिनिट पावर का राज क्या है, जो कि आगे चल के हमें मालूम होगा। तो चलो फिर और वक्त जाया ना करते हुए मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करती हूँ। जब तक आप लोग इस पार्ट 1 को खत्म करोगे, मैंने पार्ट 2 भी अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया होगा, तो इसके बाद उसे भी जाके एंजॉय कर लेना। तो हमें 1 लाख साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ के सिक मास्टर अपने डिसाइपल यानी कि हमारे हीरो शुयांग को बता रहा था कि मैंने ची रिफाइनिंग में ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब इमॉर्टल बन गया हूँ। तुम भी अच्छे से प्रैक्टिस करके ची रिफाइनिंग में लेवल अप करने की कोशिश करो। जिसके बाद हमें 90,000 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर अपने हीरो का जूनियर भी ची रिफाइनिंग में ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टल बन गया था। वो भी अपने सीनियर से कहता है कि आप भी कड़ी मेहनत करके ब्रेक थ्रू कर लीजिए, जिस पर शुयांग कहता है कि हाँ भाई हाँ मुझे पता है, अब तो निकल ले। और अब हमें 17,000 साल बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर शुयांग की एक और डिसाइपल ब्रेक थ्रू करके असेंड हो जाती है। और फिर हम 50,000 साल बाद देखते हैं कि शुयांग तो अभी भी वहीं पर है। वो देखता है कि छोटे बच्चे भी ब्रेक थ्रू कर रहे, मगर वो तो जय के तय था। अब वहाँ पर एक बंदा साफ सफाई कर रहा था। वो कहता है कि शुयांग 50,000 साल में भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, उसे तो गुस्सा आएगा ही। वो सबको लेवल अप करते हुए देख रहा है, मगर उस बेचारे का कुछ भी नहीं हो रहा। और तभी शुयांग देखता है कि वो झाड़ू मारने वाला बंदा भी असेंड होकर हेवन में चला गया। ये बात तो सीधे शुयांग के दिल पर ही लग गई थी। और अब हमें 10,000 इयर्स बाद की कहानी दिखाई जाती है। शुयांग कह रहा था कि मेरे सारे सीनियर जूनियर्स ने ब्रेक थ्रू कर लिया, अब तो बस मैं ही बचा हूँ, शायद इस बार मेरा ही नंबर आएगा। और तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। शुयांग देखता है कि कुत्ते बिल्लियाँ भी असेंड कर रहे हैं, मगर वो बेचारा अभी भी वहीं पर सड़ रहा। इसलिए वो गुस्से में कह रहा था कि 90,000 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं तो अभी भी ची रिफाइनिंग पर हूँ। अब तो मैं रिट्रीट पर जाऊंगा, और जब तक मैं ची रिफाइनिंग में ब्रेक थ्रू ना कर लूँ तब तक बाहर ही नहीं आने का। जिसके बाद वो एक केव में घुस जाता है, और उस केव को किसी ने बाहर से सील कर दिया था। अब ऐसे ही कई साल बीत गए, और हमें लिंग किंगशु नाम की बंदी दिखाई जाती है। उसके सेक्ट में कुछ लोग जबरदस्ती घुस गए थे। वो कहते किंगशु तुम्हें हमारे यंग मास्टर के साथ शादी करके हमारे सेक्ट में शिफ्ट होना होगा, और तभी जाके हमारे यंग मास्टर तुम्हारे टियानलान सेक्ट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और तभी यंग मास्टर उसे बता रहा था कि आज के बाद मैं तुम्हारे सेक्ट का हेड हूँ, इसलिए मेरे सामने नील करो। जिस पर किंगशु कह रही थी कि मेरे सेक्ट की हिफाजत करने के लिए मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। और फिर वो अपनी सोर्ड को समन करते हुए यंग मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज करती है, मगर यंग मास्टर तो बस उस पर बुरी नजरें डाल रहा था। वो अपने चमचों से कहता है कि इसे थोड़ा सा सबक सिखाओ, हाँ मगर खत्म करने की जरूरत नहीं है। तो उन दोनों बंदों ने किंगशु पर अटैक करना शुरू कर दिया। किंगशु उनके सामने फीकी पड़ गई थी। वही दूसरी तरफ अचानक से मौसम बदल गया था, और तभी केव का डोर ओपन हो जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं अपने हीरो शुयांग को, जो रिट्रीट से बाहर आ गया था। वो जैसे ही अपना पहला कदम रखता है, एक ब्लास्ट के साथ उसकी दाढ़ी मूंछ गायब होकर वो पहले जैसा चिकना बन गया था। वो कहता है कि 10,000 साल हो गए, मगर मैं अभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग पर हूँ। मैंने ची रिफाइनिंग की 9,999 लेवल्स क्रॉस कर ली है, मगर फिर भी मैं ब्रेक थ्रू करके हेवन में नहीं जा पाया। मुझे लगता है कि अब मेरा सेक्ट भी बर्बाद हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ मुझे किसी एल्डर की ऑरा महसूस नहीं हो रही। इधर किंगशु सोच रही थी कि उस पे अटैक करने वाले बंदे फाउंडेशन बिल्डिंग की जंक्शन स्टेज पर हैं, और मैं तो अभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग की मिडिल स्टेज पर अटकी हूँ। इधर वो दोनों लोग दोबारा से उस पे हमला करने के लिए रेडी हो गए थे। तो किंगशु अपनी सोर्ड से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगती है, मगर उसकी ताकत कम पड़ गई। तभी यंग मास्टर कहता है कि मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों ने ही जंक्शन स्टेज को एस्टेब्लिश किया है, थोड़े दिनों के बाद मैं उसे पार कर जाऊंगा, इसलिए तुम कभी भी मुझे हरा नहीं सकती। अगर तुम मेरी बीवी बन जाओ तो तुम्हारा ही भला होगा, बस तुम्हें मुझे एंटरटेन करना है और मेरे हाथ पाँव दबाने हैं, कभी कभार मेरे पाँव धो के भी पीने पड़ सकते हैं। उसकी बातें सुनकर किंगशु सोच रही थी कि चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन मैं इस कुत्ते को अपना इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। और वही दूसरी तरफ शुयांग को भी फील हो रहा था कि कुछ लोग टियानलान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, मगर वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं, इसका फैसला तो शुयांग के हाथ में था।
इधर किंगशू ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। यंग मास्टर समझ जाता है कि ये तो खुद की ही जान लेने वाली है, मगर इससे पहले कि वो खुद को कोई नुकसान पहुंचाए, शुयांग वहाँ पर पहुंच गया था। उससे कहता है कि तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। इधर यंग मास्टर शुयांग को वहाँ देख कर कह रहा था कि अरे बच्चा यहाँ पर कैसे टपक गया, मुझे तो लगा था कि ये कोई मास्टर होगा, मगर ये तो अभी भी ची रिफाइनिंग पर है। अरे यार वाकई ये टियानलन सेक्ट वाले एक नंबर के बेवकूफ है, इन्हें तो समझ नहीं आता कि कहाँ पर सिर झुकाना है। इधर शुयांग चुपचाप से उसकी सारी बातें सुन रहा था। फिर वो पूछता है बताओ तुम कैसे मरना पसंद करोगे, जिस पर एक बुढ़ा कह रहा था कि अरे अरे देखो तो ये कितना बड़ा पगलेट है, ये खुद तो ची रिफाइनिंग पर है और हमें मारने की बातें कर रहा। तो उसका साथी कहता है कि हाँ भाई लेकिन कोई नहीं, मैं इसे अपने हाथों से क्रश कर दूंगा। जिसके बाद वो पंच लेके शुयांग की तरफ आगे बढ़ता है, मगर शुयांग ने एक टिचकी में ही उसे बड़ी स्पीड से घर से बाहर फेंक दिया। शुयांग की टिचकी ने ही उस बंदे को खत्म कर दिया और ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की फट जाती है। जिसके बाद वो बुढ़े से कहता है कि मैं तुम्हें डेथ ऑफ होप दूंगा। फिर उसने उस बंदे के माथे पर टच करके उसे निपटा दिया, दूसरे बंदे को गला घोट के मारा और तीसरे बंदे को एक आसान सी मौत दे दी। वो बंदा कब मर गया ये तो खुद उसे भी पता नहीं चला। यंग मास्टर की तो ये सब देख के हाथ पाँव ही कांप रहे थे। वो कहते ना भाई ना, तुम ची रिफाइनिंग पर नहीं हो सकते, सिर्फ जिंदा स्टेज वाले ही ये कारनामा कर सकते हैं। अब वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। इधर शुयांग कह रहा था कि मैंने बताया तो मैं बस ची रिफाइनिंग पर हूँ, और अब वो उन्हें फॉलो करना शुरू कर देता है। ये दोनों बंदे तो भागते भागते एक दूसरे पर ही गिर गए थे और तब तक वहाँ पर शुयांग पहुँच गया। वो कह रहा था कि मुझसे पूछे बिना तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने तो तुम्हें यहाँ से भागने की इजाजत नहीं दी थी। अब तो यंग मास्टर उससे रहम की भीख मांगने लगता है, हालांकि वो तो बस नाटक कर रहा था ताकि यहाँ से वापस जाने के बाद वो अपने पावरफुल लोगों को भेज पाए। इधर शुयांग कह रहा था कि अगर आज मैं एकांत से बाहर नहीं आता तो तुम मेरे सेक को तबाह कर देते, क्यों सही कहा ना मैंने। जिस पर यंग मास्टर कह रहा था कि आप बहुत पावरफुल हो तो फिर आप ची रिफाइनिंग पर होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो मेरे फादर के साथ फाइट कीजिए, आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो शुयांग कहता है घबराओ मत, तुम्हारे बाप का भी नंबर आएगा, पहला मैं तुमसे तो निपट लूं। जिसके बाद शुयांग उसे दबोच लेता है। उसने यंग मास्टर के ब्रेन की भुर्जी ही बना दी थी और अब वो दूसरा बंदा कह रहा था कि प्लीज मुझे नहीं मारो। तो शुयांग कहते हैं ठीक है मैं फिलहाल के लिए तो तुम्हें नहीं मारूंगा, अब मुझे तुम अपने युनशान सेक लेके चलो। और अब हमें युनशान सेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ की सभी डिसाइपल्स प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी वो देखते कि आसमान का मिजाज बदल रहा है और फिर उन पर थंडर की स्ट्राइक्स हो के वो सभी लोग खत्म हो जाते हैं। ये देखकर युनशान सेक का लीडर वहाँ पे आ गया था। वो देखता है कि उसका सेक्ट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब वहाँ पर शुयांग भी पहुँच गया। वो कहता है शायद तुम युनशान सेक के लीडर लियू हो। तो वो कहता है हाँ, मगर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। तो अपना हीरो उसे बताता है कि मैं हूँ शुयांग और मैं टियानलन सेक का लॉर्ड हूँ। वो जो तुम्हारा बेटा था ना, मैंने उसे खत्म कर दिया है। ये सुनकर लियू बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, अब तो मैं तुम्हें उसी के साथ गाड़ दूंगा। इतना कहकर वो हवा में फ्लोट करते हुए एक फॉर्मेशन बना लेता है और फिर उसने थंडर पाम क्रिएट करके शुयांग पर अटैक कर दिया। तो शुयांग एक ही पावरफुल ब्लो में उसके पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लियू समझ गया था कि ये बंदा जबरदस्त है, मगर ये हवा में फ्लोट नहीं कर रहा। इधर शुयांग कहता है कि चलो नीचे आ जाओ। जिसके बाद वो लियू के डिसाइपल्स को खत्म करना शुरू कर देता है। ये देखकर लियू ने उस पे जंप लगा दी। हालांकि शुयांग एक ही पाम अटैक में उसे उड़ा देता है, मगर उसके गिरने से पहले शुयांग ने दोबारा से उसे दबोच लिया और फिर वो उसे बहुत दूर फेंक देता है। लियू कह रहा था कि तुमने तो मेरे हाथ को बड़ी आसानी से डैमेज कर दिया, आखिर तुम कौन से लेवल पर हो। तो शुयांग बताता है कि मैं तो बस ची रिफाइनिंग प्रैक्टिस करता हूँ, मगर लियू को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो तुरंत ही अपने एंसेस्टर को सेक्लेजन से बाहर आने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी आवाज सुनकर एल्डर वहाँ पर आ गया था। वो कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सेक्ट में आके तबाही मचाओ। उसकी आवाज से ही शुयांग समझ गया था कि ये तो नेसेंट सोल स्टेज पर है। एल्डर कह रहा था कि चल बच्चे जल्दी से सरेंडर कर दे, हमने तेरे सेक्ट पर अटैक किया क्योंकि वो पावरफुल नहीं था और हमारी दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। तो शुयांग कहता है हाँ बिल्कुल, देखो अगर अभी के हालातों पर नजर डाली जाए तो तुम कमजोर हो और मैं हूँ स्ट्रॉन्ग, तो तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। एल्डर कहते वाह बेटा वाह, तुम तो ची रिफाइनिंग पर होके भी काफी अच्छे से मुंह चला लेते हो, तो चलो अब मैं तुम्हें एक हसीन मौत दे दूंगा। जिसके बाद जोंगशन के हायर लेवल का फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है जिसे 7 किलिंग फॉर्मेशन भी कहा जाता था। इधर जख्मी हालत में लीडर लियो कह रहा था कि देख लेना अब तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे, मगर शुयांग ने अपनी सोड और से ही उसका गेम बजा दिया। जिसके बाद वो अपनी सोड को चेक कर रहा था। एंसेस्टर भी देखता है कि शुयांग की सोड तो
बहुत ज्यादा शार्प है और वो तलवार ऑर्डिनरी सोर्ड से अलग भी थी। वो कहता है ऐसी सोर्ड तो पुराने जमाने में एग्जिस्ट किया करती थी, तो फिर तुम्हारे पास 10,000 साल पुरानी सोर्ड कैसे आ गई? जिसके बाद वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने कई सारे सोल बना लेता है, मगर शुआंग ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब एंसेस्टर ने डिवाइन लाइट की शील्ड बना ली थी, जिसे देखकर शुआंग खुद की पावर्स को हुक्म देता है कि जाओ और इसे डिस्ट्रॉय कर दो। तो उसकी पावर एक ही स्लैश अटैक के साथ एंसेस्टर की शील्ड और फॉर्मेशन को ब्रेक कर देती है। एंसेस्टर भी अब जमीन पर आ गया था। वो कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा पूरा सेक्ट एक ची रिफाइनिंग लेवल वाले बंदे ने डिस्ट्रॉय किया, मगर शुआंग तुम ये मत समझना कि खेल अभी खत्म हो गया। जिसके बाद वो फूलिंग नाम के स्नेक को वहाँ पर समन कर लेता है, जो कि हाई लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट था। एंसेस्टर बताता है कि इस बीस्ट के साथ तो नेसेंट सोल लेवल के कल्टीवेटर भी फाइट नहीं कर सकते, तो तुम किस खेत की मूली हो, चलो अब भाड़ में जाओ। और अब वो भी शुआंग पर गरजने लगता है। तो शुआंग कह रहा था कि बहुत बढ़िया, तुमने तो एक छोटी सी स्नेक को भी पाल रखा है। और अब वो अपनी सोड को घुमाते हुए उस पर एक ही अटैक कर देता है, जिससे वो स्नेक छोटी छोटी टुकड़ों में ब्लास्ट होकर नीचे गिर गया। एंसेस्टर तो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, और फिर वो इसी सवाल के साथ जहन्नुम में पहुंच गया। अब शुआंग उस मरे हुए बीस्ट को देखकर कह रहा था कि हजारों सालों से मैंने अच्छा खाना नहीं खाया था, चलो इस बहाने से मैं पेट भर खाना खा सकता हूँ। ये सांप भून के तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। तब तक किंगशु भी वहाँ पर आ गई थी। वो कहती सीनियर हमें आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन वो देखते कि युनशान सेक तो मिट्टी में मिल चुका है। तभी अपना हीरो कहता है कि मैं शुआंग ये कसम खाता हूँ कि मैं हमारे टियानलान सेक को दोबारा से इस दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बना दूंगा। शुआंग नाम सुनते ये तीनों भी उसके सामने नील करते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि शुआंग उनका एंसेस्टर है। अब इन लोगों ने युनशान का सारा ट्रेजर लूट लिया था। किंगशु तो बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहती कि हमारे हाथ इनका बढ़िया बढ़िया सा माल लगा है, मगर इस सांप को कैसे ले जाए? तो शुआंग तुरंत ही उसे स्टोरेज रिंग दे देता है। वो कह रहा था सांप के साथ साथ सारे सामान को इसमें डाल दो। अब शुआंग स्काई कवरिंग लॉक को देखने लगता है, जो उस केव के बाहर लगा हुआ था। शुआंग सोचता है कि मैंने तो ये लॉक वहाँ पर नहीं लगाया था, अगर मैं फोर्सफुली उस केव से बाहर नहीं निकलता तो हमेशा के लिए वहीं पर ट्रैप हो जाता। इसका मतलब ये है कि मेरे रिट्रीट पर जाने के बाद कोई तो था जो नहीं चाहता कि मैं बाहर आ पाऊँ। तभी किंगशु शुआंग के लिए चाय लेके आ जाती है। शुआंग उससे पूछ रहा था कि आखिर हमारे सेक की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? मैं सेक्लूजन में जाने से पहले ये ठीक था। तो कहती कि मुझे भी इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। जब मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट की थी तब यहाँ पर बस एक ही सीनियर थे जो ची रिफाइनिंग स्टेज पर कल्टीवेट करते थे। मुझे तो ये बताते हुए भी शर्म आ रही है कि हमारे सेक में बस मैं अकेली ही पावरफुल हूँ। मैं फाउंडेशन बिल्डिंग की मिडिल स्टेज पर होने के बावजूद भी हमारे सेक के लिए फाइट नहीं कर पाई। शुआंग दिल में ही सोच रहा था कि मुझे पता है ये उसी पर्सन की चाल है जिसने मुझे केव में लॉक किया था, मगर अब उस बंदे ने मुझे इरिटेट तो कर ही दिया है, तो फिर उसकी कीमत भी उसे चुकानी होगी। और तभी उन्हें मारपीट की आवाज आती है। दरअसल एक गंजा कल्टीवेटर शुआंग के डिसाइपल को पीट रहा था। वो कहते तुमने युनशान सेक को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तभी किंगशु ने उस पर छलांग लगा दी, मगर वो बंदा तो गोल्डन एलिक्सर की मिडिल स्टेज पर था। वो कहता है वाह तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, शायद तुम ही टियानलान सेक की लीडर हो। देखो मैं हूँ शूमिंग और मैं यहाँ पर युनशान सेक की लूटे हुए ट्रेजर को कलेक्ट करने आया था, तो जल्दी से वो सब मेरे हवाले कर दो। और हाँ अगर तुम राजी हो तो मेरे साथ थोड़े से मजे भी कर सकती हो। मगर किंगशु तो उस पर सोड अटैक करने चली गई। हालांकि वो बंदा साइड में हट जाता है, जिसके बाद इन लोगों में तगड़ी फाइट शुरू हो गई। तब तक शुआंग भी बाहर आ गया था। वो देखता है कि गंजा कल्टीवेटर किंगशु पर हावी हो चुका है। इधर शुमिंग कह रहा था कि लड़की तुम में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुम मेरे से कल्टीवेशन में बहुत पीछे हो, मगर तुमने बिना सोचे समझे मुझ पर हमला कर दिया। खैर मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मेरी डार्लिंग बनोगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जिस पर किंगशु कह रही थी कि जरा अपनी शक्ल शीशे में देख के आओ, और तभी शुआंग ने उसके अंदर अपनी पावर्स डाल दी, जिसकी मदद से वो शुमिंग को एक जोरदार ब्लास्ट के साथ पीछे ढकेल देती है। अब शुआंग उस गंजे कल्टीवेटर से कह रहा था कि तुमने मेरे डिसाइपल को हाथ लगाया है, तो अब तुम्हें उस हाथ की कुर्बानी देनी होगी। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि हो तो तुम ची रिफाइनिंग पर, और बातें तो ऐसी कर रहे हो जैसे कोई सुरमा हो। और तभी उसके हाथ पर अटैक
अटैक किया जाता है, जिससे वो बंदा बहुत ज्यादा भड़क गया था। तो तुरंत ही सोल डेंग बेल बजाने लगता है, जिसकी आवाज से ही लोग मारे जाते थे। मगर शुआंग ने उस बेल का बजना बंद कर दिया। इनफैक्ट उसने तो उस डेंग बेल को भी क्रश कर दिया था, जिससे वो बंदा घुटने पर आ गया। शुआंग कह रहा था कि मेरे डिसाइपल्स को तकलीफ पहुंचाना सबसे बड़ा गुनाह है, जिसकी कोई माफी नहीं। फिर वो अपना पाँव पटक कर उस बंदे को हवा में उछाल देता है। वो कह रहा था कि पहला तो मैं तुम्हारी मेरिडियंस को ब्रेक करूंगा और फिर तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद शुआंग अपनी सोड पावर की मदद से हवा में ही उस बंदे की कोर को ब्रेक करके उसे मार चुका था। अब तो शुआंग के चर्चे दूसरे सेक तक भी पहुंच गए थे। वो कह रहे थे कि एक ची रिफाइनिंग स्टेज वाले बंदे ने रिसेंट सोल लेवल वाले कल्टीवेटर को मार दिया। वहाँ पर यून नाम की बंदी भी मौजूद थी। वो कहती कि शुआंग तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर दूसरे बंदे को जलन हो रही थी। वो कहता है कि अरे तुम उसकी तारीफ क्यों कर रही हो, जरा हमारे साथ भी वक्त बिताओ, देख लेना मैं तुम्हें कितना खुश कर दूंगा। तो कहती कि तुम तो रहने ही दो, वो क्या है ना, मुझे गुदगुदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब यून कहती कि मैं शुआंग को काफी मजे लेकर मारने वाली हूँ। जिसके बाद वो शुआंग का शिकार करने निकल पड़ी। रास्ते में उसने एक बंदे को अपने चार्मिंग स्पेल में फंसा कर उसका भी खून पी लिया था। इधर टियानलान सेक्ट में डिसाइपल प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी वहाँ पर यून पहुँच जाती है। सभी बंदे उसके चार्म स्पेल में पागल हो गए थे। शुआंग वहीं पर लेटा हुआ था, तो यून उसके करीब जाकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। वो तो उसकी उंगलियों को भी लिक कर रही थी। तो शुआंग उसे दूर ढकेलते हुए कहता है कि तुम्हारे नखरे मेरे सामने नहीं चलेंगे। ये सुनकर यून भड़क गई थी। वो कहती कि तुम मेरे जाल में फंसे नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास और भी स्किल्स हैं। जिसके बाद जमीन पर हिट करके अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देती है। उसने अपने मल्टीपल फॉर्म्स बना लिए थे, जो सभी अलग अलग मूव्स का यूज करते हुए शुआंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर शुआंग ने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना ली, जिससे यून के सारे अटैक डिस्ट्रॉय हो गए और फिर वो धड़ाम से नीचे गिर गई। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया था। तो अब वो अपने ढेर सारे फॉर्म क्रिएट कर एक साथ उस पर हमला कर देती है। उसे लग रहा था कि उसने शुआंग को खत्म कर दिया, मगर वहाँ पर एक पावरफुल ब्लास्ट के साथ शुआंग बाहर आ गया। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुम्हारी सारी मूव अब खत्म हो गई है। तो कहती कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल मेरा नाम यून है और मैं टियानवू सिटी के लॉर्ड के कहने पर यहाँ आई थी, लेकिन अब मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपने डिसाइपल बना लीजिए। तो कहता है कि मेरी सेवा करने की तुम्हारी औकात नहीं है, अब जल्दी से मेरे सेक्ट से दफा हो जाओ। और हाँ, जिन्होंने भी तुम्हें यहाँ पर भेजा है उन्हें बता दो कि दोबारा से मेरे टियानलान सेक्ट के इलाके में पाँव भी नहीं रखना, वरना मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो यून को ऐसा उड़ा देता है कि वो सीधे सेक्ट से ही क्या बल्कि उस रीजन से ही बाहर चली गई। और तभी वहाँ पर किंगशु आ जाती है। वो पूछती है कि एंसेस्टर यहाँ पर क्या हुआ था। तो कहता है कुछ नहीं, बस एक मक्खी आई थी, मगर मैंने उसे यहाँ से भगा दिया। खैर मुझे ये बता कि तुमने वो स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट कर लिए। तो शुआंग को लिंगशु हर्ब दिखा देती है। शुआंग सोच रहा था कि हजारों साल पहले ये सबसे खास हर्ब माना जाता था, मगर अब कोई इसका यूज नहीं करता। खैर अब मैं ही इसका एलिक्सर बना लूंगा। तो तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए उन हर्ब्स को रिफाइन करना शुरू कर देता है। उसने बड़ी ही जल्दी एलिक्सर पील बना ली थी, और वो भी बिना फर्नेस के। शुआंग बता रहे थे कि आजकल के हर्ब्स इतने स्पेशल नहीं होते, इसलिए मैं बस चौथी लेवल के लिंगो एलिक्सर को बना पाया, मगर वो एलिक्सर भी इन लोगों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। वो कहते हैं कि एंसेस्टर एलिक्सर तो बहुत ज्यादा डिलीशियस दिख रहे हैं। तो शुआंग कहते हैं ठीक है, फिर इसे कंज्यूम कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग 1 महीने के अंदर फाउंडेशन बिल्डिंग पर ब्रेक थ्रू करो। तो डिसाइपल तुरंत ही उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो शुआंग को निराश नहीं करेंगे। साथ ही शुआंग ने किंगशु को भी गोल्डन एलिक्सर स्टेज पर लेवल अप करने के लिए बता दिया, और वो भी सिर्फ 15 दिनों में। तो इस सभी डिसाइपल तुरंत ही कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। इधर शुआंग ने फॉरेस्ट में जाकर एक बीस्ट को खत्म करके उसके बीस्ट पील को कलेक्ट कर लिया। उस डिमोनिक बीस्ट एलिक्सर की मदद से वो प्रोटेक्टिव टैलिस्मान भी क्रिएट कर लेता है, ताकि उसके डिसाइपल्स पर कोई आसानी से अटैक ना कर पाए। साथ ही उसने अपने सभी डिसाइपल्स को बुक्स भी प्रोवाइड की थी, जिसकी मदद से उनकी कल्टीवेशन इम्प्रूव होगी। वहीं पर किंगशु ढेर सारी प्रैक्टिस करके गोल्डन एलिक्सर स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लेती है। दूसरी तरफ किंगशु की लेवल अप की खबर लिंगबाओ टाउन तक भी पहुंच गई थी। वहाँ का मास्टर तो टियानलान सेक्ट की इम्प्रूवमेंट देखकर बहुत ज्यादा
शॉक हो गया था। वो अपने सर्वेंट को बताता है कि जल्दी हमारे यहाँ ऑक्शन होने वाला है, तो उसमें टियानलान सिक के लोगों को भी इनवाइट करो, जरा मैं भी तो देखूं कि वो कितना पावरफुल है। तो अब कुछ दिनों के बाद ये लोग लिंगबा ऑक्शन हाउस में पहुँच गए थे। किंगशु बताती है कि यहाँ का मास्टर काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तभी वहाँ पर हम टिंगफिंग नाम के बंदे को देखते हैं, जिसने ढेर सारे ट्रेजर्स खरीद लिए थे। उसका सर्वेंट कह रहा था कि यंग मास्टर आपने इतना खर्चा क्यों किया? तो बताता है कि मुझे तो लोगों के साथ कम्पीट करने में अच्छा लगता है। इधर शुआंग को एक मैजिक फ्लावर पसंद आया था, तो टिंगफिंग उससे कह रहा था कि मुझे भी ये पसंद है, तुम जितनी भी कीमत अदा करोगे मैं उसका डबल पे कर दूंगा। जिसके बाद वो बोली लगाना स्टार्ट कर देता है। तो शुआंग वो फ्लावर वहीं पर रखते हुए कह रहा था कि ये बंदा तो बेवकूफ है। जिसके बाद वो हंसे जाने लगता है। तो टिनफिंग उसे उकसाने के लिए कह रहा था कि भाई तुम ची रिफाइनिंग पर हो और शायद इसीलिए मुझसे पंगा लेने की तुम में हिम्मत नहीं है। ये सुनकर शुआंग ने बस एक बार उसे पलट के देखा तो टिनफिंग तुरंत ही मुंह के बल गिर गया था। वो कहते बाप रे, ये बंदा तो ची रिफाइनिंग पर होके भी मेरे जैसे गोल्डन एलिक्सर के कल्टीवेटर को नीचे गिरा दिया, और वो भी बस एक ही लुक में। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसका सर्वेंट कंफ्यूज होकर कह रहा था कि यंग मास्टर आपने तो अभी अभी मार खाई, फिर दांत क्यों निकाल रहे हो? जिस पर वो बता रहा था कि ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि मुझे फाइनली मेरा मास्टर मिल गया, अब तो मैं इसका डिसाइपल बन के ही मानूंगा। चलो तुम एक काम करो, फादर को बता दो कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए इसी के साथ जाने वाला हूँ। जिसके बाद वो शुआंग के पीछे दौड़ लगा देता है। अब हम देखते कि ऑक्शन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले बोली जिनसिंग फ्लावर की लगी थी। इस फ्लावर में किसी भी ग्रेव इंजरीज को हील करने की ताकत थी। तो किंगशु कहती कि मास्टर ये फ्लावर मुझे बहुत पसंद आया। तो कहता है कि तुम्हें जो भी ट्रेजर पसंद आए तुम उसे खरीद सकती हो। इधर लोगों ने भी अब उस फ्लावर पर बोली लगाना शुरू कर दी थी, मगर टिनफिंग ने जानबूझ के सबसे ज्यादा बोली लगा दी, जो की थी 10 मिलियन गोल्ड टेल्स। इधर टिनफिंग कह रहा था कि यार कोई तो कम्पीट करने के लिए होना चाहिए, वरना सारा मूड खराब हो जाता है। तभी शुआंग ने 3rd लेवल का एलिक्सर दे के उस फ्लावर को खरीद लिया। ये एलिक्सर बहुत ही कीमती और रेयर था, तो टिनफिंग शुआंग से और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद किंगशु बता रही थी कि हमने एलिक्सर पिल दे के ढेर सारे ट्रेजर खरीद लिए, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आपने इस ब्लैक स्टोन को क्यों खरीदा होगा। तो शुआंग उसे बताता है कि ये कोई स्टोन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर का अंडा है, एक एंशिएंट ब्लड लाइन का मॉन्स्टर है जो कि अब तक एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जिसके बाद वो अपनी पास का यूज कर उसे ब्रेक कर देता है। उसमें से बहुत ही क्यूट सा मॉन्स्टर बेबी बाहर आया था। दरअसल इस बच्चे का बाप भी 100,000 साल पहले शुआंग का पेट हुआ करता था। वो कहता है कि ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। इसका बाप शेहू भी बहुत मस्त था। तो किंगशु इस मॉन्स्टर बेबी का नाम हुबा रख देती है और वो बेबी भी उसे पसंद कर रहा था। इधर फाइनल आइटम की बोली लगाई जाती है, जो कि था चीज ऑफ सीक्रेट लैंड का नक्शा। इसके बारे में सुनते ही शुआंग ने 2 3rd लेवल के एलिक्सर पिल फेंक कर इस नक्शे को खरीद लिया। उसने किसी को बोली लगाने का चांस भी नहीं दिया था। अब ऑक्शन खत्म होने के बाद ये लोग अपने सेट वापिस जा रहे थे, तो टिनफिंग और कुछ बदमाश डिसाइपल उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इधर किंगशु कह रही थी कि एंसेस्टर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आपने उस नक्शे को बिना जांच पड़ताल किए कैसे खरीद लिया? ये नक्शा तो नकली भी हो सकता है। जिस पर वो कहता है कि ये रियली है, बस इसका सबसे खास पोर्शन मिसिंग है, लेकिन मैं जल्दी उसे ढूंढ निकालूंगा और फिर हम उस सीक्रेट जगह पर जा सकते हैं। जिसके बाद वो अचानक से रुक गया। वो कह रहा था कि बहुत टाइम से तुम हमें फॉलो कर रहे हो, चलो अब सामने आ जाओ। इधर किंगशु ने भी अपनी तलवार निकाल ली थी। वो देखती कि फॉलो करने वाला टिनफिंग है। ये बंदा सीधे जंप लगाकर शुआंग के सामने घुटने पर बैठ गया था। वो कह रहा था कि मैं इतना बड़ा हो गया, मगर आज तक मुझे किसी ने इतनी जोर से गिराया नहीं था। आप ची रिफाइनिंग पर होके भी इतनी ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। मैं आपको एक बेस्ट डिसाइपल बन के दिखाऊंगा। तो शुआंग दिल में ही कह रहा था कि वो सबसे बेस्ट। वैसे मेरे सबसे बेकार डिसाइपल भी फिलहाल अपने अपने सेक्ट के मास्टर बन चुके हैं, शायद तुम भी एक मास्टर बन ही सकते हो। जिसके बाद वो टिनफिंग से कहते कि ठीक है, तुम्हें मेरा डिसाइपल बनना है ना, तो चलो एक काम करो, उन तीनों बंदों से निपट के आ जाओ। इधर वांग नाम का बंदा और उसके दोनों चमचे टिनफिंग पर हंस रहे थे। वो कहते कि ये तो बेवकूफ है जो ची रिफाइनिंग वाले बंदे को अपना मास्टर बना रहा। वांग कहते बच्चे, तेरा मास्टर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। तो टिनफिंग ने तुरंत ही अपने स्पीयर लेके इन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। टिनफिंग भी गोल्डन एलिक्सर लेवल पर था, तो आसानी से एक बंदे को निपटा देता है। इधर किंगशु कह रही थी कि अरे बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर शुआंग कहते कि पावरफुल के साथ साथ ये बेवकूफ भी बहुत है। अब वांग की दूसरी चमचे ने पॉइजनस स्नेक से टिनफिंग पर हमला कर दिया। तो टिनफिंग अपनी स्पीयर की मदद से उन्हें डिस्ट्रॉय करके उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन तब एक पॉइजनस स्नेक जो कि जिंदा बचा था, वो टिनफिंग को काट लेता है। उसके पॉइजन से टिनफिंग नीचे गिर गया था।
अब वो बंदा उसे लात मारते हुए कह रहा था कि तुम तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, तुम्हारे साथ तो ये सब होना ही था। इधर किंगशु टिनफिंग को बचाने जाने वाली थी, मगर शुआंग कहता है रुक जाओ, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। इधर टिनफिंग ने तुरंत ही अपने स्पीयर को उठाकर उस बंदे का गला ही स्लिट कर दिया था। ये देखकर शुआंग ने टिनफिंग की तारीफ कर रहा था और तभी वांग हंसने लगता है। वो कह रहा था कि अच्छा हुआ तुमने उन दोनों लूजर्स को मार दिया, अब तो तुम्हें मार के मैं सारा ट्रेजर खुद ही हड़प लूंगा। जिस पर टिनफिंग कूल अंदाज में कह रहा था कि मैं ऐसा होने दूंगा तब ना। तो बंदा टिनफिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उस पर भारी पड़ गया था, मगर फिर भी टिनफिंग गिव अप नहीं करता और उसकी जिद देखकर शुआंग भी इम्प्रेस हो गया। इधर वांग टिनफिंग से कह रहा था कि मेरे सामने नील करो, मगर तभी शुआंग उसका वेपन होल्ड करके कहता है कि मेरा डिसाइपल भला तुम्हारे सामने नील क्यों करेगा, जिसके बाद उसे दूर पुश कर देता है। इधर टिनफिंग भी खुश हो गया था कि शुआंग ने उसे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया। तभी शुआंग पाम अटैक करके टिनफिंग की बॉडी के अंदर मौजूद पॉइजन फायर को बाहर निकालना शुरू कर देता है। टिनफिंग के मुंह में सारा पॉइजन जमा हो गया था, तो सीधे वांग के मुंह पर ही पॉइजन की उल्टी कर देता है, जिसके बाद वो शुआंग का शुक्रिया अदा कर रहा था। तो शुआंग कहता है कि वो सब तो ठीक है, पहला तुम उस बंदे से निपट लो, देख रहे हो ना वो अभी भी जिंदा है। तो टिनफिंग उसकी पिटाई करके उसे फिनिश कर देता है। अब अगले दिन ये लोग घर वापस आ गए थे, जहाँ पर टिनफिंग शुआंग को सीक्रेट रेल्म की चाबी देते हुए बता रहा था कि चाबी तो ऑक्शन हाउस में भी नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है। अब इसकी मदद से हम सीक्रेट रेल्म में जाकर जितना चाहे उतना ट्रेजर कलेक्ट कर सकते हैं। जिस पर शुआंग बता रहा था कि ये चाबी तो हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि ये सीक्रेट रेल्म के रेस्ट्रिक्शन को हटा नहीं सकती। और रही बात सीक्रेट रेल्म में एंटर करने की, तो उस जगह को मेरे ही डिसाइपल ने डिस्कवर किया था, इसलिए हम जब चाहे तब वहाँ जा सकते हैं। ये सुनकर टिनफिंग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि वाकई हजारों सालों तक कल्टीवेट करने के ढेर सारे फायदे हैं, मगर शुआंग तो अभी भी एक ही सवाल का जवाब ढूंढना चाहता था कि आखिर 10,000 सालों पहले ऐसा क्या हो गया कि मेरे डिसाइपल का सेटअप सीक्रेट रेल्म में बदल चुका है। तो किंगशु उसे बताने लगती कि मास्टर मैंने कई सारी बुक्स को छान मारा ये जानने के लिए कि यहाँ पर तब क्या हुआ था, मगर मुझे उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हालांकि मैंने सुना था कि 10,000 सालों पहले यहाँ पर एक कैटास्ट्रॉफी आई थी। अब शुआंग सोच रहा था कि पता नहीं वो कौन सी कैटास्ट्रॉफी थी जिसने कल्टीवेशन की दुनिया को तबाह कर दिया। अब अगले दिन शुआंग किंगशु को बताता है कि मेरे पास स्वॉर्ड मैनुअल है, जिसकी प्रैक्टिस करके तुम्हारी स्किल्स इम्प्रूव होगी। हम जल्दी सीक्रेट रेल्म में जाने वाले हैं, तो तुम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ये तुम्हें वहाँ पर बहुत काम आएगी। अब टिनफिंग भी शुआंग से एक टेक्निक मांग रहा था, मगर वो कहते ना तुम्हें अभी कुछ नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम यून को देखते हैं जो कपड़े चेंज कर रही थी और वहाँ मौजूद यंग मास्टर से छुपके से देख रहे थे। वो कहते यून हम तो कभी से तुम्हारे इंतजार में हैं कि कब तुम हमें अपना आशिक बनाओगी। जिस पर वो कहती ठीक है मैं इसके लिए रेडी हूँ, मगर पहले तुम्हें सीक्रेट रेल में जाकर मेरे लिए आइस ब्रेकिंग स्नो लाना पड़ेगा और तुम्हें तो पता ही है कि ये काम कितना मुश्किल होगा। तो कहते मेरी जान हम तुम्हारे लिए चांद भी ला सकते हैं। वही दूसरी तरफ किंगशु और टिनफिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। किंगशु ने स्वॉर्ड मैनुअल को काफी अच्छे से मास्टर किया था, जिस वजह से वो टिनफिंग पर भारी पड़ जाती है। वो कह रहा था कि बाप रे ये टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है। साथ ही किंगशु ने तो उसका वेपन भी तोड़ दिया था। वो कहते देखो मैं हारा नहीं हूँ, क्योंकि मेरा तो वेपन ही टूट गया। अगर मेरे पास कोई सॉलिड वेपन होता तो मैं ही जीत जाता। इसलिए शुआंग तुरंत ही उसे एक स्पीयर बनाकर दे देता है, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आया था। शुआंग उसे बताता है कि 10,000 पहले ये स्पीयर मुझे युआन शिनसेक के डिसाइपल ने दिया था। खैर अब हमने सीक्रेट रेल्म के लिए निकलना चाहिए। जिसके बाद हमें पहाड़ों में मौजूद सीक्रेट रेल्म दिखाई जाती है। वहाँ पर कई सारे लोग कीज लेकर आए थे। इस जगह की चाबी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी, मगर ट्रेजर हासिल करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते थे। और तभी वहाँ पर शुआंग अपने डिसाइपल्स के साथ आ जाता है। टिनफिंग कह रहा था कि मास्टर मेरे पास जो चाबी है उसकी मदद से हम 2 घंटों तक सीक्रेट रेल्म में रह सकते हैं, मगर शुआंग ने तुरंत ही उस चाबी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो बताता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। अब वहाँ मौजूद लोग शुआंग से कह रहे थे कि अभी अभी तुमने बहुत ही महंगी चाबी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम ची रिफाइनिंग पर हो और इसी वजह से तुम्हें चीजों की वैल्यू समझ नहीं आती। अरे तुम तो फ्लाई भी नहीं कर सकते हो, फिर तुम इतनी तकलीफ उठाकर यहाँ आई क्यों? जिस पर टिनफिंग कह रहा था कि तुम सभी लोग बेवकूफ हो, तुम्हें पता ही नहीं कि मेरे मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल है। इस बात पर वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर किंगशु भी भड़क गई थी। अब वो उन पर हमला करने ही वाली थी कि तभी शुआंग उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि ये लोग सही बोल रहे, मैं ची रिफाइनिंग पर होने की वजह से फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन
और फिर वो अपने दोनों डिसाइपल्स को करीब खींच कर कहता है कि फ्लाई तो नहीं मगर हाँ मैं जंप तो लगा ही सकता हूँ। जिसके बाद वो बहुत ही लंबी छलांग लगाकर सीधा सीक्रेट रेल्म में एंट्री कर देता है। वहाँ पर चेन कुआंग नाम का बंदा था जो कहता है कि टियानलान से कुछ ज्यादा ही तरक्की कर रहा है। इधर किंगशु सीक्रेट रेल्म की खूबसूरती देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। वहाँ पर कई सारे फ्लावर्स थे जिन्हें रिफाइन करके एलिक्सर बनाए जा सकते हैं। मगर तभी वहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं। वो कह रहे थे कि तुम ये फ्लावर प्लक नहीं कर सकती क्योंकि हमने इन्हें प्लांट किया है। मगर किंगशु ने उन दोनों को एक ही स्लैश में निपटा दिया। शुआंग कहता है कि बंदे हमारे पुराने दोस्त के लिए काम करते थे। ओ देखो, और तभी वहाँ पर यून आ जाती है। वो कह रही थी कि मैं इन दोनों को नहीं जानती। अब शुआंग दोबारा से उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि वो कहती कि प्लीज मुझे मत मारो, देखो मेरे पास आइस ब्रेकिंग स्नो फ्लावर का लोकेशन है। मैं उसे हासिल नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर्स हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको वहाँ ले जा सकती हूँ। अब शुआंग सोच रहा था कि ये फ्लावर तो बहुत कमाल का है, इसलिए मैंने इस बंदे की बात पर यकीन कर लेना चाहिए। सो अब ये लोग यून को फॉलो करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ एक लेपर्ड डिसाइपल को खत्म करके उसका मांस खा रहा था और अब ये लोग भी वहाँ पर पहुँच गए। शुआंग बताते हैं कि लेपर्ड कल्टीवेटर्स का ब्लड एसेंस कंज्यूम करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करता है। जिसके बाद वो किंगशु से कह रहा था कि भले ही तुमने स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर किया है लेकिन फिर भी तुम इसे मार नहीं सकती, इसलिए अब गौर से देखो कि मैं क्या करता हूँ। इधर उस लेपर्ड ने शुआंग पर जंप लगा दी थी और उसी वक्त शुआंग ने ऑटम रेन टेक्निक का यूज करते हुए उस लेपर्ड पर एक ही सेकंड में हजारों स्लैश अटैक कर दिए, जिस वजह से हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है। यून तो ये सब देखकर हैरान थी कि इस बंदे ने एक ही मूव में उस लेपर्ड को खत्म कर दिया। अब शुआंग उस बीस की पील को निकाल कर किंगशु को खाने के लिए दे देता है। वो कह रहा था कि पहले इसे कंज्यूम करो और फिर मैं तुम्हारे लिए लोटस फ्लावर का एलिक्सर बना दूंगा। किंगशु सोच रही थी कि इस पिल में इनफाइनाइट पावर्स है, अगर मैंने इसे खा लिया तो मैं ऑन द स्पॉट मारी जा सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे मास्टर यही चाहते हैं तो यही सही। जिसके बाद उस पिल को कंज्यूम कर लेती है। उससे किंगशु को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी मगर शुआंग उसमें अपनी पावर्स डाल के कल्टीवेट करने के लिए बता देता है और ऐसा करने से वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई थी। यून तो ये सब देखकर शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि जो पिल जानलेवा है उसी का यूज करके ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल बन गई। मानना पड़ेगा कि शुआंग एक जीनियस है। जिसके बाद वो शुआंग के सामने नील करते हुए कहती कि प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना ले, मैं आपके टियानलान सेक्ट को ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिस पर शुआंग कह रहा था कि मैंने 2 बार तुम्हें बख्श दिया क्योंकि तुमने किसी का कोई ट्रेजर नहीं छीना था, मगर तुम दुश्मनों के साथ हो इसलिए मैं तुम्हें एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस पर वो बताती है कि मैं अकेली हूँ, लोग अकेले इंसान को जीने नहीं देते, इसलिए मैंने उन लोगों का साथ दिया, मगर मैं अब आपके डिसाइपल बनना चाहती हूँ। एटलीस्ट मुझे एक मौका तो दीजिए ताकि मैं खुद को साबित कर पाऊँ। तो अब शुआंग कहता है ठीक है, तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन कर सकती हो, मगर तुम्हें मुझे बाहर क्या चल रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और याद रखना मैं धोखेबाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर वो कह रही थी कि मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगी और अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो आप मुझे उसी वक्त खत्म कर दीजिए। और तभी शुआंग अचानक से कहता है कि चलो तुमने बहुत ड्रामा देख लिया, अब बाहर आ जाओ। दरअसल वो चेन कुआंग था। वो कह रहा था कि बस एक बार मैं आइस ब्रेकिंग लोटस फ्लावर को कलेक्ट कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हारे डिसाइपल्स के साथ मजे करूंगा। तो शुआंग कहता है कि तुम्हारे सपने सपने ही रह जाएंगे क्योंकि वो फ्लावर मैं ही कलेक्ट करने वाला हूँ। और अब किंगशु सीधे उस पर हमला करने चली जाती है। उसने विंडी सोर्ड टेक्निक का यूज करते हुए चेन कुआंग पर हमला कर दिया, मगर वो अपनी सोर्ड से उसके अटैक को डिफेंड कर रहा था। वो कहता है कि तुम भी यून जैसी खूबसूरत हो तो तुम भी यून और मुझे ज्वाइन कर लेना। जिसके बाद वो एक ही अटैक में उसे पीछे पुश कर देता है। इसलिए किंगशु ने शॉकिंग सोर्ड फॉर्मेशन का यूज किया जिसे चेन कुआंग स्टॉर्म नाइफ का यूज करके डिस्ट्रॉय करने लगता है। मगर तभी किंगशु ने अपनी हेवी सोर्ड की मदद से उसे धूल चटा दी। शुआंग को अपने डिसाइपल पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था क्योंकि उसने बस एक ही बार किंगशु को ये मूव बताई थी और वो तुरंत ही सीख गई। इधर चेन कुआंग गुस्से में आकर अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करते हुए मल्टीपल ब्लेड्स बना लेता है। किंगशु उससे घायल होने वाली थी मगर तभी शुआंग वहाँ आकर बड़ी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो चेन कुआंग को अपनी ओर खींच के उसे चोक करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि तुमने डिमोनिक टेक्निक का यूज किया है इसलिए अब तो तुम्हें खत्म करना ही होगा। और फिर एक ही सेकंड के अंदर चेन कुआंग का काम तमाम हो गया। तब तक वहाँ पर टिन फेंग भी आ गया था। वो कहता है मास्टर आइस हिल पर एक बैरियर लगा हुआ है, कुछ डिसाइपल उसे ब्रेक करने की कोशिश तो कर रहे हैं मगर उनसे वो हो नहीं पा रहा। तो शुआंग कहता है ठीक है, हम उसे ब्रेक करके सारे ट्रेजर को कलेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद वो यून को साउथ में भेज देता है ताकि वहाँ पर जो ट्रेजर है वो उसकी खबर लेके आए। अब यून के वहाँ से जाने के बाद हमें आइस क्लिफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ कल्टीवेटर्स बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि बैरियर 10,000 साल पुराना
जाना है, मगर फिर भी हम इसे ब्रेक नहीं कर पा रहे। अब तो खुद को पावरफुल कल्टीवेटर कहने में भी शर्म आ रही। तभी उनका लीडर बताता है कि हमें कुछ भी करके इसे ब्रेक करना ही होगा। मास्टर जैंग ने हमें किसी भी कीमत पर यहाँ का ट्रेजर लाने के लिए बोला है। वेल, इस बंदे का नाम जाओ लांग था और ये ऑक्शन हॉल के ओनर जैंग के लिए काम करता है। इधर शुएंग कह रहा था कि हम उसे ओपन कर सकते हैं, तो जाओ लांग कह रहा था कि अरे तुम तो ची रिफाइनिंग लेवल के कल्टीवेटर हो, फिर भी तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने मुंह खोल रहे, तुम्हारी औकात किसी चोर से कम नहीं है। तो शुएंग कह रहा था कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, अभी पता चलेगा कि कौन चोर है और कौन पावरफुल। तो बंदा शुएंग को फाइट के लिए चैलेंज करने लगता है, मगर तभी टिन फेंग उसके पास जाकर कह रहा था कि हमें झगड़े करने की जरूरत नहीं है, ये लो इस टोकन का यूज करके तुम मिलियंस में गोल्ड टेल्स हासिल कर सकते हो और अब मेरे मास्टर के साथ फाइट करने का ख्याल छोड़ दो। जाओ लांग कह रहा था कि अरे इतने में तो कुछ नहीं होता, इसलिए टिन फेंग ने उसे 90 मिलियन की रिंग भी ऑफर कर दी, जिसे देख के वो बंदा पिघल गया। वो कह रही थी कि ठीक है, हम इस बार तुम्हारे मास्टर के साथ कोई फाइट नहीं करेंगे। इसलिए टिन फेंग तुरंत ही अपने मास्टर से जाके कहता है कि देख लिया ना, मैंने उन्हें मना लिया। तो किंग शू उसे समझाने लगती है कि तुमने जो भी किया वो गलत है, हमारे मास्टर तो उससे निपट सकते थे, तुमने बेवजह पैसे लुटा दिए। जिस पर टिन फेंग कह रहा था कि मास्टर के लिए 90 मिलियंस कुछ भी नहीं है, मेरे लिए बस मेरे मास्टर की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुएंग कहता है 90 मिलियंस और वो भी मेरी लाइफ की कीमत। जिस पर टिन फेंग कहता है कि हाँ मास्टर, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर अचानक से उसे ठंड लगने लगी। दरअसल ये शुएंग का गुस्सा था और अब वो एक जोरदार थप्पड़ टिन फेंग को चिपका देता है, जिससे तो धड़ाम से नीचे गिर गया। शुएंग उसे और ज्यादा पिटने वाला था, मगर किंग शू उसे रोक लेती है। वो कह रही थी कि टिन फेंग नादान है, इसीलिए प्लीज आप शांत हो जाओ। इधर वो बंदे अपनी पूरी ताकत लगाकर भी बैरियर को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए शुएंग कहता है क्यों, क्या हाल है चीटियो, अभी भी बैरियर ब्रेक नहीं हुआ। जिस पर जाओ लांग कह रहा था कि तुम ची रिफाइनिंग के बंदे ये क्या जानोगे कि बैरियर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे 10,000 साल पहले सेट किया था। तो शुएंग कहता है कि मैं तो बस इसे एक ही पोक में ब्रेक कर सकता हूँ। जिस पर जाओ लांग कह रहा था कि भाई तू बस इसे ब्रेक करके दिखा, अगर तू ये कर पाया तो मैं तुझे बाप बोलूंगा या फिर हम सब तुम्हें मिल के अपने एंसेस्टर बुलाएंगे। तो शुएंग कहता है ना, मेरी तुम्हारे जैसे बेवकूफ बच्चे तो हो ही नहीं सकते, इसलिए मुझे बाप बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे ब्रेक कर पाया तो तुम्हारा सारा ट्रेजर मेरा होगा। जिस पर जाओ लांग भी अग्री हो गया। वो कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें ब्रेक नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारा सारा ट्रेजर हमारा होगा, साथ ही तुम्हारे साथ जो ये हुसन की परी है वो भी हमें मिलेगी। ये सुनकर शुएंग को गुस्सा आया, मगर किंग शू को तो कोई डर नहीं था। वो कहती है ठीक है, मैं अब हेवन की कसम खा के इस शर्त को कबूल करती हूँ। इधर शुएंग तुरंत ही टिन फेंग को बुला लेता है। वो कहते हैं जाओ बच्चे और उस बैरियर को हल्का सा पोक करके तोड़ दो, वरना हम शर्त हार जाएंगे। सो टिन फेंग बैरियर के पास पहुँच जाता है। उसे पता था कि वो इस बैरियर को तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन मास्टर का हुक्म सर आंखों पर, तो तुरंत ही उस बैरियर पर अपनी फिंगर टच कर देता है। इधर शुएंग ने उसमें अपनी पावर्स डाल दी थी, जिस वजह से वो बैरियर तुरंत ही ओपन हो गया। ये देखकर जाओ लांग तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शुएंग उसे कहता है कि गुस्सा बाद में कर लेना, पहला अपना सारा ट्रेजर मेरे हवाले कर दो। और अब ये सभी लोग केव में पहुंच गए। जाओ लांग अपना सारा खजाना हार चुका था, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि केव से बाहर निकलने के बाद वो इन तीनों को खत्म करके उनका सारा ट्रेजर छीन लेगा। अभी लोग देखते कि वहाँ पर टियानफिंग सेक की सोड थी और ये सोड 10,000 साल पुरानी है। जाओ लांग कहता है कि कीमती ट्रेजर अब हमारा होगा, लेकिन इससे पहले कि वो सोड जाओ लांग के हाथ लगे, शुएंग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। वो कहता है कि ये तलवार मेरी है, तो इसे तुम कैसे ले सकते हो। ये सुनकर तो जाओ लांग बहुत ज्यादा भड़क गया। वो कहता है कि जब से तुम मिले हो तभी से उंगली कर रहे हो, पहला तो तुमने मेरा सारा ट्रेजर छीन लिया और अब ये फेंग टियानजिन की तलवार भी छीन ली। बच्चों आज तो तुम्हें मरना ही होगा। इधर टिन फेंग अपने मास्टर को बचाने के लिए जंप लगा देता है, मगर शुएंग ने एक बबल बनाकर इन दोनों को भी हवा में ही होल्ड कर दिया। जिसके बाद जाओ लांग से कह रहा था कि थोड़ी देर पहले तुमने बोला था कि तुम मुझे जलाकर राख कर दोगे, और फिर वो एक ही टिचकी में उसे भस्म कर देता है। ये सब देखकर टिन फेंग को आज पता चला कि उसके मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल है। वो कह रहा था कि मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो मास्टर की सेफ्टी के लिए इतने सारे पैसे लुटा दिए। तो किंग शू कहती कि कोई बात नहीं, हमने उनका ट्रेजर भी लूट लिया है तो तुम्हारे पैसे वसूल हो गए। अब जाओ लांग के साथ ही शुएंग के सामने रहम की भीख मांग रहे थे।
थे। वो कहती कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। तो शुआंग कहता है कि तुम जिसके लिए भी काम करती हो जाके उसे बता दो कि मेरे से पंगे ना ले, अदरवाइज वो मरेगा लेकिन उसकी लाश भी पीछे नहीं बचेगी। तो बंदे उसका एग्जैक्ट मैसेज ज़ैंग तक पहुँचा देते हैं। वो कह रही थी कि मास्टर शुआंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप भी उससे बच के रहना। तो कहते रुको, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, जल्दी से सैन लैंग को संदेशा भेजकर यहाँ बुला लो। वही दूसरी तरफ ये लोग सीक्रेट रेल्म के बैम्बू फॉरेस्ट में पहुँच चुके हैं। यून बता रही थी कि ये फॉरेस्ट बहुत ही स्ट्रेंज है, यहाँ पर पॉइजनस गैसेस फ्लो करती है, तो अगर हम उस इलाके में गए तो शायद जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। तो शुआंग तुरंत ही वहाँ के हर्ब्स को कलेक्ट करके बिना फर्नेस के एलिक्सर रिफाइन कर लेता है। उसने एंटी पॉइजन पिल बना ली थी। इन पिल्स को कंज्यूम करने के बाद ये लोग इस पॉइजनस जगह पर लगभग 800 सालों तक भी सरवाइव कर सकते थे। तो ये लोग तुरंत ही उस पिल को कंज्यूम कर लेते हैं। यून तो शुआंग के टैलेंट के बारे में सोच के ही हैरान थी कि बंदा इतना जीनियस कैसे हो सकता है। अब ये लोग उस जहरीले इलाके को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। उस जगह पर पॉइजनस गैसेस तो थी, मगर फिर भी वो जगह फूलों और पौधों से भरी हुई थी। इधर टिनफिंग ने तुरंत एक मकड़ी को खत्म कर दिया, जिस वजह से वहाँ पर अब ढेर सारी मकड़ियाँ आना शुरू हो जाती है। किंगशु तो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए शुआंग कहता है डर लग रहा है, बस 1 मिनट रुक जाओ। और फिर वो चुटकी बजाते ही उन सारी मकड़ियों को खत्म कर देता है। अब उन मकड़ियों के मरने के बाद उनकी पिल्स रिलीज हो गई। तो किंगशु खुश होकर कहती कि अरे वाह, इनसे तो हम ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। शुआंग तो ये देखकर हैरान था। वो सोचता है कि बंदी तो थोड़ी देर पहले बहुत डरी हुई थी, लेकिन अब पिल्स को देख के इसका डर भाग गया। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक जहरीले सांप ने खबर दी थी कि जंगल में कोई आ चुका है, तो जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद मांगने का नाटक करती है। दरअसल उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन लगा हुआ था। तो टिनफिंग तुरंत ही उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर वो उस स्कॉर्पियन के सामने फीका पड़ गया। तो शुआंग एक छोटी सी फायरबॉल की मदद से ही उस बिच्छू का खेल खत्म कर देता है। अब वो लड़की घायल होने का नाटक कर रही थी, साथ ही याओई धमाके की वजह से उसका मेकअप भी खराब हो गया। तो किंगशु तुरंत ही उसे संभालने लगती है। साथ ही यून उससे पूछ रही थी कि तुम इस खतरनाक जगह पर क्या कर रही हो। तो बताती है कि मुझे ठीक से याद नहीं, कुछ महीनों पहले जब मेरी आँख खुली तब मैं इस जंगल में थी। कई सारे मॉन्स्टर ने मुझे मारने की कोशिश की, मगर मैं जैसे तैसे जिंदा बच गई। मगर अब शायद नहीं बच पाऊंगी क्योंकि मेरे पाँव में मोच आ गई है। अब शुआंग को तो ये लड़की जानी पहचानी लग रही थी, तो उससे पूछता है कि हमें इस जंगल की सबसे खतरनाक जगह पर जाना है। ये सुनकर वो लड़की सोच रही थी कि हाँ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जरूर जाऊंगी, फिर देखते हैं कि तुम में कितनी हिम्मत है। और अब उन्हें रास्ता दिखाने के लिए रेडी हो गई। उसके पाँव में चोट लगी थी, इसलिए शुआंग टिनफिंग को उसे गोद में उठाने के लिए बता देता है, इसलिए टिनफिंग ने उसे कैरी कर लिया। वो लड़की सोच रही थी कि मैं तो बचपन से ही पॉइजनस हूँ, आज तक किसी ने मुझे टच भी नहीं किया, मगर ये बंदा काफी समय से मुझे कैरी कर रहा और इस पर अभी तक मेरे पॉइजन का कोई असर भी नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा लवर है। और तभी वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है। उसे देखकर टिनफिंग ने उस बंदी को फेंक दिया और फिर वो तुरंत ही अपना वेपन बाहर निकाल कर उस बीस्ट को फिनिश कर देता है। वो कहता है कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, शायद इस बार मास्टर मुझे शाबाशी जरूर देंगे। मगर सभी लोग खामोश थे। तो कहते अरे यार, कोई तो तारीफ करो मेरी। इसलिए शुआंग उसे इशारों में पीछे मुड़ने के लिए बता देता है। बेचारी वो बंदी उल्टी पुल्टी हालत में चट्टान पर पड़ी हुई थी। तो टिनफिंग कहते हैं कि अरे यार, मैं तो भूल ही गया कि मैंने उसे पकड़ा हुआ था। वो क्या है ना, मुझे लड़कियों को ऐसे उठाने की आदत बिल्कुल नहीं है। खैर अगली बार मैं तुम्हें होल्ड करके ही फाइट करूंगा, दोबारा से कभी तुम्हें फेंका नहीं जाएगा। इधर वो बंदी सोच रही थी कि हाय रे मेरी किस्मत, ये कौन से बंदी को मेरा लवर बना दिया, ये बंदा तो मेरा दुश्मन है। और तभी उसे फील होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है। इनफैक्ट शुआंग को भी इस चीज का एहसास हो गया था। दरअसल वहाँ पर बहुत ही खतरनाक बीस्ट आ गया था। टिनफिंग ने आते ही उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, मगर वो बीस्ट अपनी पावरफुल ऑरा से उसे पीछे पुश कर देता है। अब वो बंदी टिनफिंग से कह रही थी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी इस बीस्ट के साथ पंगे नहीं लेती, मगर टिनफिंग तो उसकी एक नहीं सुनता। वो बस उस बीस्ट पर हमले करते जा रहा था और इसी दरमियान टिनफिंग घायल हो गया। इधर किंगशु पूछ रही थी कि एंसेस्टर आखिर ये कौन सा बीस्ट है जो इतना ज्यादा पावरफुल है। तो शुआंग बताता है कि ये एक घोस्ट बीस्ट है और इसे कोई एंशिएंट पॉइजनस बॉडी वाला पर्सन ही कंट्रोल कर सकता है। दरअसल शुआंग उस बंदी के बारे में ही बात कर रहा था, लेकिन उसकी दोनों डिसाइपल्स कह रही थी कि ऐसी बॉडी तो 10,000 साल पहले ही एग्जिस्ट करती थी। तो शुआंग उन्हें बताता है कि टियानफिंग सेक्ट के लीडर की एक बहन थी और उसका नाम था कॉन्गलिंग। मुझे पता है कि वो लड़की बचपन से ही पॉइजनस थी और उसके पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए उसका भाई मेरे पास आया था और फिर मैंने उसे पॉइजन कंट्रोलिंग पिल का फॉर्मूला दे दिया। और अब शुआंग उस बंदी से कह रहा था कि मुझे पता है तुम्हारा ही नाम है कॉन्गलिंग। ये सुनकर तो वो बंदी थोड़ा सा शॉक हो गई और तभी टिनफिंग
वहाँ आके गिर जाता है। वो कह रहा था कि मास्टर ये विष तो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। तो कॉन्गलिन तुरंत इनके सामने आ जाती है। वो कह रही थी कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इस विष को तो मैं संभाल लूंगी, अब जल्दी जाओ। लेकिन वो देखती कि शुयांग तो वहाँ पर है ही नहीं। दरअसल वो उसके सामने आके रुक गया था। तो कॉन्गलिन कहने लगती कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं तो आप लोगों के साथ मजाक करना चाहती थी, इसलिए यहाँ लेके आई। मुझे लगा नहीं था कि बीस्ट यहाँ पर टपक जाएगा। और अब वो बीस्ट सीधे शुयांग पर छलांग लगा देता है। कॉन्गलिन ने तो अपनी आँखें ही बंद कर ली थी। तभी टिनफिंग उससे कहता है कि जल्दी से अपनी आँखें खोलो, वरना तुम हमारे मास्टर की मूव्स को देख नहीं पाओगी। और अब वो देखती कि शुयांग ने तो उस बीस्ट को ट्रैप किया है। कॉन्ग को तो अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और अब शुयांग अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बीस्ट को जकड़ लेता है। साथ ही उसने अपनी सोड को भी समन कर लिया था। ये देखकर उसके डिसाइपल तुरंत ही अपने आसपास एक शील्ड बना लेते हैं। टिनफिंग ने भी तुरंत ही कॉन्गलिन को अपने पीछे कर लिया था। मगर जब उस बेवकूफ ने शील्ड बनाई तब कॉन्गलिन उसमें थी ही नहीं। वो कह रही थी कि शायद इस बंदे का और मेरा पिछले जन्म का हिसाब बाकी है, इसलिए बार बार मुझे फेंक देता है। इधर शुयांग ने विंड टेक्निक का यूज करते हुए उस बीस्ट को हवा में फ्लोट किया और फिर उसे वहीं पर काट दिया था। जिसके बाद शुयांग उसकी डीमन पील भी कलेक्ट कर लेता है। टिनफिंग कह रहा था कि मास्टर आपकी सोर्डमैनशिप और फॉर्मेशन बहुत कूल है, क्या आप ये मुझे सिखाओगे? तो वो कहते हैं हाँ जरूर, लेकिन पहले तुम्हें मेरी चाटे खाने बंद करनी होगी। जिसके बाद वो कॉन्गमिंग से कह रहा था कि ये एलिक्सर तुम्हारे लिए है, इससे तुम कल्टीवेशन के नेसेंट सोल स्टेज पर पहुंच जाओगी। और रही बात तुम्हारे अंदर के पॉइजन की, तो भी तुम्हारी बॉडी से लीक आउट हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा भाई अगर यहाँ होता तो तुम्हें नॉर्मल देख के खुश हो जाता। जिस पर कॉन्गलिन कह रही थी कि तुम मुझे जानते हो, मेरे भाई को भी जानते हो, आखिर तुम हो कौन? तो शुयांग बताता है कि मैं तुम्हारे भाई का मास्टर हूँ। ये सुनकर वो तुरंत ही शुयांग के आगे नील करने लगती है। वो कह रही थी कि मुझे माफ कर देना, मैंने आप लोगों को फंसाने की कोशिश की, प्लीज आप मुझे पनिश कीजिए। मगर शुयांग कह रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं, बस मुझे इतना बता दो कि 10,000 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। तो कहती कि मास्टर मुझे भी इसके बारे में नहीं पता, उस वक्त पूरा आसमान रेड हो गया था, तो मेरे भाई ने मुझे तुरंत ही सीक्रेट रूम में सील्ड कर दिया। जब मैं नींद से उठी तब तक महीने बीत चुके थे। मैंने देखा कि यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है और मेरा भाई भी गायब था। उसने मेरे लिए जो पॉइजन पिल बनाई थी वो भी घोस्ट बीस्ट ने कंज्यूम कर ली और मैं उस बीस्ट को हरा नहीं पाई, इसलिए मैंने पॉइजनस फॉरेस्ट में अकेले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब शुयांग तो उसने बताई हुई बातों से और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे कुछ भी करके जानना था कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या है। और अब ये लोग सेक्ट में वापस आ गए। इन्होंने अपने साथ कई सारे ट्रेजर्स लाए थे, जिसे देखकर बाकी के डिसाइपल खुश हो जाते हैं। वो टिनफिंग से पूछते कि भाई आप इतना सारा ट्रेजर कैसे कलेक्ट कर पाए? हमने तो सुना था कि सीक्रेट रेल में बहुत ही खतरनाक बीस्ट है। तो टिनफिंग कहते कि अरे ये तो हमारे मास्टर का कमाल है। और तभी शुयांग को फील होता है कि वहाँ पर कोई है, तो वो अपना पाँव पटक के उस बंदे को सामने आने के लिए चैलेंज करता है। शुयांग की एनर्जी से वो बंदा धड़ाम से वहाँ आके गिर गया था। अब ये लोग उससे पूछ रहे थे कि तुम हो कौन और तुम्हारा हमारे टियानलान सेक्ट में क्या काम है? वो बंदा सोच रहा था कि मेरे पास ऐसी स्किल है जिसे लोग मुझे पहचान भी नहीं पाते, मगर इस ची रिफाइनिंग वाले बंदे ने तुरंत ही मुझे ढूंढ लिया। मुझे तो एल्डर ज़ैंग ने भेजा था ताकि मैं इन पर नजर रख पाऊँ। शायद अब मैं वो टास्क पूरा नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद वो बंदा वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, मगर शुयांग उसे दरवाजे पर पटक देता है, जिस वजह से उसके पाँव पर चोट लग गई थी। अब शुयांग टिनफिंग को हुक्म देता है कि इस बंदे को शहर की सड़क पर फेंक किया जाओ और जिसने भी इसे भेजा है उसे बताओ कि वो टियानलान सेक्ट के साथ पंगे ना ले, वरना अंजाम बुरा होगा। तो अब उस बंदे को सड़क पर फेंका जाता है। वो गोल्डन एलिक्सर स्टेज का कल्टीवेटर था और उसकी ऐसी हालत देख के लोग सोच में पड़ गए कि आखिर लिंगबा ऑक्शन हॉल के बंदे को इतनी बुरी तरह से किसने पीटा होगा। पता नहीं जब ज़ैंग को ये बात पता चलेगी तब वो क्या करेगा। जब ज़ैंग को इस बारे में पता चला तब वो बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि पहले तो शुयांग ने फेंग जियान को मार दिया और फिर उसने ज़ाओ लॉन्ग को भी खत्म कर दिया और अब लियो भी बेहोशी की हालत में ऑक्शन हाउस के बाहर पड़ा है। मुझे कुछ भी करके शुयांग को खत्म करना ही होगा। एक काम करो, उस पर इनाम रखो, जो भी शुयांग को मारेगा उसे लाखों में पर्ल्स रिवॉर्ड मिलेंगे, साथ ही उस बंदे को हजारों एलिक्सर भी दिए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस बार शुयांग बच पाएगा। और हाँ, तुम मोयुन सेक चले जाओ, उनसे भी शुयांग को खत्म करने के लिए मदद मांगो। मगर वो बंदा कह रहा था कि सीनियर मोयुन सेक के लीडर बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमने उनसे दूर ही रहना चाहिए। तो कहता है ठीक है, जाओ भाई को खबर भिजवाओ कि उसके भाई को शुयांग ने मार दिया है। और अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर टियानलान सेक के सभी डिसाइपल प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यून उन सब के लिए खाना लेके आती है। किंगशु तो उसके केक्स की तारीफ कर रही थी। वो कहती
लगेगी तो मास्टर को भी बहुत पसंद आएंगे। एक काम करो, मास्टर माउंटेन्स में एलिक्सर रिफाइन कर रहे हैं, तो तुम जाके उन्हें देख के आ जाओ। तो यून तुरंत शुआंग की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात जियान से हो गई। वो उससे कह रहा था कि अब तुम किसे सेड्यूस करने जा रही हो। अब यून तो उसे वहाँ देखकर शॉक थी। वो कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर वो बताता है कि मैं तो शुआंग को मारने आया हूँ। तो यून कहती कि टियानलान सेक्ट अब मेरा घर है, इसीलिए तुम मेरे मास्टर को कुछ नहीं करोगे। जिस पर जियान कह रहा था कि अरे तुम तो गंदे पानी की मछली हो, भला तुम्हें घर में किसने लिया। अब यून सेक्ट की तरफ भाग रही थी, मगर जियान उसे दबोच लेता है। वो कह रहा था कि पहले तो शायद मुझे तुम्हें ही सबक सिखाना होगा। वही दूसरी तरफ हम शुआंग को देखते हैं, जो माउंटेन्स में पहुँच गया था। वो कहता है कि 10,000 सालों से इन हर्ब्स पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब ये बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। जिसके बाद उन सभी हर्ब्स को कलेक्ट करके रिफाइन कर ढेर सारी पिल्स बना लेता है। इधर यून को जख्मी हालत में सेक्ट में फेंका जाता है। तो ये सभी डिसाइपल उसे हील करने की कोशिश कर रहे थे, और तभी वहाँ पर जियान पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि यहाँ पर तो सब लूजर भरे पड़े हैं, चलो तुम लोग एक काम करो, जाके अपने मास्टर को बुला लाओ। ये सुनकर शुआंग के डिसाइपल्स ने उस पर हमला कर दिया, मगर वो एक ही अटैक में उन सभी को घायल कर चुका था। तो अब किंगशु भी उस पर अटैक करने आगे बढ़ती है, मगर जियान ने उसे रोक लिया था। वो कहता है कि मैं नेशन सोल स्टेज पर हूँ, इसलिए तुम मुझसे पंगा ना ही लो तो बेहतर होगा। वो टिनफिंग और किंगशु दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उन पर भारी पड़ गया था। वो कहता है कि मुझे पता ही था कि टियानलान सेक्ट में सारे के सारे लूजर्स हैं। अब जल्दी बताओ तुम्हारा एंसेस्टर कहाँ पर है, मुझे उसका सिर काट के लिंगबा ऑक्शन हाउस में ले जाना है, ताकि मैं रिवॉर्ड ले पाऊँ। और तभी शुआंग उससे कहता है कि वाकई तुम्हें कर पाओगे। जियान तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है, मगर शुआंग वहाँ से गायब था। इधर शुआंग किंगशु को कोंगलिन के पास पहुँचा देता है। इधर जियान उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि अरे तुम तो ची रिफाइनिंग के कल्टीवेटर हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम डर के मारे ही अपनी पतलून गीली करने वाले हो। इधर शुआंग ने यून को एलिक्सर्स दे दिए थे, ताकि वो अपने साथियों को हील कर पाए। तभी जियान उसे बता रहा था कि अरे इन्हें हील करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सभी लोग मेरे ही हाथों मारे जाने वाले हैं। ये सुनकर शुआंग बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो अब अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे बढ़ने लगता है, और उसका ये रूप देखकर जियांग बहुत ज्यादा डर गया था। शुआंग कहता है कि मेरे डिसाइपल को मारना, मेरे टियानलान सेक्ट को बेइज्जत करना और बदतमीजी दिखाना, इसकी सजा है मौत। इधर जियान तो उसकी ऑरा को भी झेल नहीं पा रहा था, और फिर वो जगह पर ही ब्लास्ट होके खत्म हो जाता है। अब शुआंग टिनफिंग की बहादुरी की तारीफ करते हुए वहाँ से जाने लगता है। टिनफिंग उससे पूछ रहा था कि मास्टर आप कहाँ जा रहे हो, तो कहता है कि खत्म करने। और अब हमें लिंगबा ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैंग का सर्वेंट अपनी एक सोड बेचने की फिराक में था, और उस पर बहुत ज्यादा बोली भी लग गई थी। लेकिन तभी शुआंग वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था कि अरे इस सोड की कीमत तो लाखों गोल्ड टेल्स होनी चाहिए। अब ये सुनकर उस सर्वेंट को लग रहा था कि शुआंग उस सोड को खरीदना चाहता है, इसलिए वो जल्दी से उस सोड को लेके शुआंग के पास चला गया। मगर शुआंग कहता है कि मैं तो ऐसी 2 कौड़ी की चीजों को छूता भी नहीं हूँ, और फिर वो उस सोड को जलाकर राख कर देता है। अब उस सर्वेंट उससे पूछ रहा था कि भाई तुम हो कौन और यहाँ पर तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो, जिस पे शुआंग बताता है कि पहला तो तुम मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए लोग भेजते हो, और अब मेरे यहाँ आने पर चिल्ला रहे हो। सभी लोग कह रहे थे कि बाप रे ये तो टियानलान सेक्ट का शुआंग है, इसने आज तक न जाने कितने ही लोगों को खत्म कर दिया, और अब तो जैंग ने इससे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो शुआंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सब सुनकर वो बंदा तुरंत ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर शुआंग ने उसे वहीं पर जलाकर राख कर दिया। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर गए थे। अब शुआंग को मारने के लिए 2 बंदे आ जाते हैं, उनमें से एक था जाओ बाय, और ये डिमोनिक साउंड सेक्ट का सेकंड एल्डर भी है। वो कह रहा था कि तुमने मेरे भाई जाओ लॉन्ग को खत्म करने की गुस्ताखी की है। अब वहाँ मौजूद लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि जाओ बाय तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो जल्दी नेशन सोल स्टेज को पूरा कर लेगा। तभी शुआंग उससे पूछ रहा था कि भाई तुम कौन सी जाओ लॉन्ग की बात कर रहे हो, मैं तो इस नाम के किसी बंदे को नहीं जानता। ये सुनकर जाओ बाय गुस्से में कह रहा था कि तुमने मेरे भाई को खत्म कर दिया, मगर फिर भी तुम्हें उसका नाम पता नहीं, तुम बहुत बदतमीज हो। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए शुआंग पर एक पावरफुल हमला कर देता है। शुआंग चुपचाप से उन दोनों के अटैक को झेल रहा था। इनफैक्ट वो तो उन्हें डिफेंड करने की भी कोशिश नहीं करता। इन दोनों ने उस पे इतनी आग बरसाई कि शुआंग उसमें नजर भी नहीं आ रहा था। तभी जाओ बाई का साथी कह रहा था कि भाई ऐसा समझ लो कि अब इसकी राख भी नहीं मिलेगी, इसके मरने के बाद टियानलान सेक्ट और उनका सारा ट्रेजर हमारा होगा। और मैंने सुना है कि इस बंदे के पास 3 फीमेल डिसाइपल्स है, अब तो वो भी हमारी होंगी। पहला तो हम उन लड़कियों के साथ मजे करेंगे,
और फिर हम उन्हें बेच के ढेर सारा प्रॉफिट कमाएंगे। जिस पर जाओ भाई हंसते हुए कह रहा था कि हाँ यार, अब तो लगता है कि मेरे भाई की मौत का कुछ तो फायदा हो गया। जिसके बाद ये दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि शुआंग पर उनके फायर अटैक का कोई असर नहीं हुआ था। तो जाओ भाई अपनी सोर्ड लेकर उस पे हमला करने चले जाता है, मगर शुआंग ने उसे अपनी फिंगर से ही रोक लिया। जिसके बाद वो एक ही टिचकी मार के जाओ को पटक देता है, साथ ही उसकी सोर्ड भी उसके सामने आके टिक गई थी। अब जाओ भाई का साथ ही शुआंग पर अटैक करने कूद पड़ा, मगर शुआंग ने तो उसे हवा में ही खत्म कर दिया। ये सब देखकर जाओ भाई बहुत ज्यादा भड़क गया था, तो तुरंत ही उस पे हमला करने आगे बढ़ता है, मगर शुआंग ने उसे वहीं पर पटक दिया और इससे तो वहाँ का पूरा फ्लोर ही टूट गया था। शुआंग देखता है कि लिंगबा ऑक्शन हाउस के नीचे एक केव बनी है, तो कह रहा था कि शायद यहाँ पर मुझे काम की चीजें मिल सकती है। जिसके बाद वो केव में छलांग लगा देता है, वो सीधे जाओ भाई पर ही लैंड हो गया था। तभी हम देखते कि ऑक्शन हाउस का मालिक जैंग भी वहीं पर छुपा हुआ है। उसमें तो शुआंग के सामने आने की भी हिम्मत नहीं थी। अब शुआंग वहाँ के ट्रेजर्स को चेक कर रहा था, जिसमें उसे क्लियर जेड मिल गई जो किंगशु के लिए उठा लेता है। साथ ही वहाँ पर एक स्पीयर रखा था, तो शुआंग कहता है कि ये नटखट टिनफिंग को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और तभी जाओ भाई उससे पूछने लगता है कि सच सच बताओ, तुम कल्टीवेशन की कौन सी लेवल पर हो? मैं खुद नेसेंट सोल के फाइनल स्टेज पर हूँ, मगर फिर भी मैं तुम्हें हरा नहीं पाया। तब तक शुआंग ने एक और ट्रेजर उठा लिया था। वो कहता है ध्यान से सुनो, मैं इची रिफाइनिंग का कल्टीवेटर हूँ। ये सुन के जाओ भाई बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है क्या यार, तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरे ख्याल से इची रिफाइनिंग एक बेसिक लेवल है, शायद मैंने तुम्हें हल्के में लिया था और इसी वजह से आज मैं तुमसे हार गया हूँ। मगर आगे चल के, तो शुआंग उसकी बात काटते हुए कह रहा था कि क्या कहा आगे चल के? मुझे बताओ, क्या तुम इतने श्योर हो कि मैं आज तुम्हें खत्म नहीं करूँगा? तो जाओ भाई हंसते हुए बता रहा था कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है। मैं डीमन साउंड सेक्ट के मास्टर का इकलौता डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। मैं एक जीनियस हूँ, और रही बात मेरे सेक्ट की, तो वो भी एंशिएंट सेक्ट है। हमारी पावर इस पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसलिए शुआंग तुम मुझे मार के हमारे डीमन साउंड सेक्ट से पंगे ना ही लो तो बेहतर होगा। चलो अब जल्दी से मेरे सामने नील करके तुमने जो भी गलतियाँ की है उसके लिए माफी मांगो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तो शुआंग माफी नहीं मगर अपना पाँव जोर से पटक देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर जाओ भाई अंडरग्राउंड से होते हुए सीधा ऑक्शन हाउस का छत तोड़ के आसमान में ब्लास्ट हो गया। वो फटा तो आसमान में था मगर पहुंच गया जहन्नुम। इधर शुआंग कह रहा था कि मेरे दोस्त शायद तुम्हें इस बारे में पता ही नहीं था, और मैं भी तुम्हें बताना भूल गया। मैं बस 3 बातों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। सबसे पहले ये है कि मुझे किसी की धमकियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और तुमने मुझे धमकाया था। जिसके बाद वहाँ का ट्रेजर कलेक्ट करना शुरू कर देता है, और उतने में ही जैंग ने उसे एक फॉर्मेशन में ट्रैप करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया। अब वहाँ का धुआं देखकर जैंग खुश हो गया था। वो कहते शुआंग फाइनली मैंने तुम्हारा काम तमाम कर दिया, और अब वो खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी शुआंग वहाँ पर आ गया। वो कह रहा था कि सेकंड चीज जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वो ये है कि जब मैं खजाना लूट रहा हूँ तब किसी ने बीच में इंटरफेयर करना। अब शुआंग को जिंदा देखकर जैंग बहुत ज्यादा डर गया था। जिसके बाद शुआंग उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि मर जाओ, और फिर क्या, वो भी वहीं पर खत्म हो गया। अब शुआंग ऑक्शन हॉल से बाहर आ गया था। वो कहता है कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं लिंगबा ऑक्शन हाउस का बस आधा ट्रेजर ही कलेक्ट कर पाया, क्योंकि आधा ट्रेजर तो ऑक्शन हॉल के साथ तबाह हो गया। अब चीज़ सिटी में कोई लिंगबा ऑक्शन हॉल नहीं है। और तभी हम देखते कि शुआंग ने उस पूरे ऑक्शन हॉल में आग लगा दी थी। उसने साबित कर दिया कि टियानलान सेक्ट से पंगे लेना महंगा पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट हमारी दूसरी चैनल यानी कि एली एक्सप्लेन्स मैक्स पर आ चुका है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, हमारी दूसरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।